आज जिग्निशन में ले चलेंगे 2025 रेनो काइगर के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से करेंगे खास बातचीत। एथर एनर्जी के मैनेजमेंट से करेंगे खास बातचीत और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। शो की शुरुआत करते हैं रेनो की हालिया लॉन्च हुई काइगर फेसलिफ्ट से। ये कार अब पहले से कई ज्यादा एडवांस और फीचर लोडेड हो गई है। अगर आप भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में किसी लेटेस्ट कार की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी तलाश पूरी हो जाए। चलिए चलते हैं एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और पता करते हैं रेनो की इस अपडेटेड कार में क्या है खास। मेरे पीछे आप जो कार देख रहे हैं ये है रेनो इंडिया की लेटेस्ट कार जिसका नाम है रेनो काइगर फेसलिफ्ट। तो इस कार के अंदर क्या क्या खूबियां मिलेंगी इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अपने अपडेटेड अवतार में इस कार के अंदर काफ़ी कुछ नया मिलता है। नए डिज़ाइन लैंग्वेज और इस कार का जो परफॉर्मेंस है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो चलिए एक टेस्ट ड्राइव के माध्यम से समझते हैं रेनो काइगर फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलता है खास और इसके अंदर कौन कौन से हुए हैं बड़े बदलाव। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो ये जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आने वाली काइगर फेसलिफ्ट है ये दिखने में काफ़ी मस्कुलर है। आप देखेंगे तो ड्यूल टोन में नज़र आती है और फ्रंट की जो डिज़ाइन है उसमें काफ़ी मेहनत किया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लैम्प दिख जाएगा, ऊपर एलईडी हेडलाइट दिख जाएगी और क्रोम एलिमेंट का जो है उसका इस्तेमाल काफ़ी स्मार्टली किया गया है ताकि इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफ़ी निखर के सामने आए। वहीं पर इसके आप रियर प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो साइड से भी देखने में ये जो कार है वो काफ़ी हैवी दिखती है और यहाँ पर आपको 16 इंच के एलॉय व्हील मिल जाते हैं और फेंडर में लिखा हुआ जो टर्बो बैजिंग है वो डिनोट करता है इसके टर्बो वेरिएंट से। वहीं पर एक नई चीज़ इस कार के अंदर आ गई है, मैं अनलॉक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ORVM के नीचे कैमरा लगा हुआ है जो कि मल्टी कैमरा व्यू के तौर पर काम करेगा, यानी कि कार के अंदर जब आप बैठते हैं और कार को पार्किंग करेंगे या फिर रिवर्स में लेंगे उस दौरान इस कैमरे की मदद से इंफोटेनमेंट सिस्टम पर आप देख सकते हैं आसपास क्या कुछ हो रहा है और कार को सही तरीके से सेफ पार्क कर सकते हैं। इसकी जो साइड प्रोफाइल है आप देखेंगे तो ये ड्यूल टोन में है और जो ब्लैक ट्रीटमेंट या फिर जो ब्लैक इंसर्ट है उसका भी काफ़ी बखूबी बहुत ही स्मार्टली इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर इसकी जो रियर प्रोफाइल है ये भी काफ़ी आपको फ्यूचरिस्टिक नज़र आएगी, नीट एंड क्लीन नज़र आएगी और यहाँ पर आपको नया काइगर का लोगो दिख जाएगा जो कि फ्रंट में भी है, एलॉय व्हील के पास भी है और यहाँ रियर पर और पीछे आपको काइगर की बैजिंग दिखेगी। जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इसका बूट स्पेस। 405 लीटर का बूट स्पेस है जो कि सेगमेंट में काफ़ी बड़ा माना जाता है और ढेर सारे सूटकेस वगैरह आप इसके अंदर रख सकते हैं। आप देखिए ऑलरेडी मैंने इसमें 2 बैग रखा हुआ है। इसके बाद भी ये जो ट्रे है इसको अगर मैं हटा दूंगा तो जस्ट डबल आप और भी सामान रख सकते हैं। ये तो रही इसके लुक और डिज़ाइन की बात। चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और जानते हैं कि इसके इंटीरियर में कौन कौन से हुए हैं नए बदलाव और क्या कुछ मिलता है खास। नई 2025 रेनो काइगर अब और भी स्टाइलिश और फीचर लोडेड हो गई है। इसका इंटीरियर अब पूरी तरह से अपडेट किया गया है। अब इसमें मिलता है नया डुअल टोन डैशबोर्ड और 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। इंटीरियर में अब नॉयर और कूल ग्रे थीम दी गई है। रेनो का कहना है कि अब केबिन पहले से ज्यादा शांत है और इसका साउंड इंसुलेशन भी बेहतर किया गया है। फीचर्स की बात करें तो अब इसमें 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे स्मार्ट फीचर जो इसे पहले से अधिक स्मार्ट बनाते हैं। सेफ्टी के मामले में भी ये एसयूवी और मजबूत हो गई है। अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही 21 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल और ISO फिक्स माउंट्स। जहां लुक्स और फीचर्स में बड़े बदलाव किए गए हैं वहीं इंजन वैसा ही रखा गया है जैसा पहले था। आपको मिलते हैं 2 इंजन ऑप्शन,
1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो देता है 72 bhp की पावर और 96 Nm टॉर्क, और दूसरा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो देता है 100 bhp पावर और 160 Nm का टॉर्क। वहीं इस गाड़ी में ट्रांसमिशन के लिए हैं 3 ऑप्शन, 5 मैनुअल स्पीड, 5 स्पीड AMT और CVT गियर बॉक्स। माइलेज की बात करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देता है 19.83 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, और टर्बो पेट्रोल इंजन देता है 20.38 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज। इस कार की जो शुरुआती कीमत है वो है 6,29,000 रुपए एक्स शोरूम। वहीं पर अगर आप इसके टॉप मॉडल को लेने जाते हैं, जो इस वक्त मैं चला रहा हूँ, ऑटोमेटिक CVT और टर्बो पेट्रोल इंजन, तो इसकी जो कीमत है वो है 11,29,000 रुपए एक्स शोरूम। कुल मिलाकर अगर आप 12 लाख रुपए के अंदर एक सब कॉम्पैक्ट SUV कार की तलाश कर रहे हैं जो दिखने में ट्रेंडी हो, मस्कुलर लुक हो और बूट में अच्छा स्पेस मिले, तो नो डाउट आप रेनो की काइगर, जो इसका फेसलिफ्ट अवतार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि जो डीलरशिप है वो कम होने के कारण थोड़ी सी आपको सर्विस में चैलेंज मिल सकते हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो लगातार देश भर में अपने नेटवर्क को और भी बढ़ा रहे हैं। तो ये तो रही रेनो काइगर फेसलिफ्ट की बात। अब चलिए बात करते हैं रेनो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से और जानते हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान्स। रेनो इंडिया ने काइगर को एक नए अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है और काइगर पहले से और भी ज़्यादा एडवांस हो गई है। इससे जुड़ी हुई और रेनो इंडिया का जो अपकमिंग प्लान है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट। सर, सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, काफ़ी किफ़ायती कीमत में आपने सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी जो काफ़ी जो आपके पाइपलाइन में लाइनअप में जो गाड़ी है काइगर, इसको आपने लॉन्च किया। सर, आपसे पहला मेरा जो सवाल है वो यही है कि इसमें क्या कुछ नया बदला है, क्योंकि ऑलरेडी काइगर में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन ऑल न्यू काइगर में क्या है? पहले चीज़ ये है कि आपका फ्रंट फेशिया पूरा चेंज हुआ है, हुड चेंज हुआ है और लोगो चेंज किया हमने। जो नया लोगो अडॉप्ट किया आगे और पीछे दोनों में, वो पहला चेंज है। सेकंड, हमने इसमें काफ़ी सेफ्टी फीचर्स ऐड किया हुआ है और उसमें से 21 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हर गाड़ी में सारे वेरिएंट में होंगे। और आप सीट देखो तो अपॉल्स्ट्री चेंजेस है, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है जो इंडियन एनवायरनमेंट के लिए सही होना चाहिए। हर कस्टमर के लिए ये नेसेसरी है, ये लग्जरी नहीं है, तो हम वो भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है, तो ये पूरा रोड का सेफ्टी और रोड का जो कंडीशंस है उसको ध्यान में रखते हुए अभी इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस करके हमने रिलीज़ किया हुआ है। सर, ट्राइबर आपने लास्ट टू लास्ट मंथ लॉन्च किया था और सेल्स के जो नंबर आए थे उसमें उतना प्रभाव नहीं दिखा, तो क्या इसके पीछे कारण जो GST का नया रिफॉर्म के लिए जो नई बात की गई कि उसमें जिस सेगमेंट में आ रही है लगभग 10% तक लोगों को मुनाफा होगा, क्या ये वजह है? ट्राइबर का लॉन्च जो हमने किया ऐसा नहीं है कि कम हुआ है, हमारा जो सप्लाई कैपेसिटी था उसमें कुछ प्रॉब्लम था, हमने वो सॉल्व कर दिया, अभी उसमें कोई इश्यू नहीं है। डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो GST, वो भी इम्पैक्ट होता है, हो सकता है, लेकिन अभी हमें ये कंफर्म नहीं पता चला कि GST कम होने वाला कि नहीं ऑटोमोटिव के लिए, लेकिन वो मुद्दे तो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अभी देखते हैं 3-4 तारीख सितंबर में कुछ रिलीज़ करने की संभावना है, उसके हिसाब से तो उतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगला बचा 1 हफ़्ता, एक हफ्ते के अंदर तो सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी सेल्स के नंबर आने वाले हैं, 1 ही हफ्ते अभी बचे हैं उसमें भी, तो कहा जा रहा है कि काफ़ी OEM इम्पैक्टेड है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, इसका जो पॉजिटिव साइड ये है कि जैसे ही GST रिफॉर्म आएगा, अगर 10% जो लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 28% का GST 18% हो जाता है, तो OEM को कितना परसेंट लाभ होगा और रेनो को क्या अभी आगे क्या? इसमें हमें कोई लाभ नहीं होगा, ये पूरा कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक कस्टमर बेनिफिट है। गवर्नमेंट तो वही इंटेंशन के लिए कर रहे हैं कि सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, टर्नओवर इंक्रीज़ करने के लिए ये जो GST रिफॉर्म लेके आ रहे हैं वो पूरा कस्टमर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। सर, मेरे व्यूवर्स डस्टर के बारे में जानना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि डस्टर कब आएगी, क्योंकि डस्टर को जैसे ही आपने इंडियन मार्केट में जब उसकी लॉन्चिंग हुई थी तो बहुत ढेर सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, अब उसका एक एडवांस वर्जन वो चाहते हैं। पहले हमने 2024 उसका बिगिनिंग में हमने ये अनाउंसमेंट किए थे कि हम 4 गाड़ी लॉन्च करने वाला हैं।
पहला था ट्राइबर, वो हमने कर दिया 5 हफ्ते पहले, अभी काइगर कर दिया, और 2 बचा है, उसको हम B+ SUV और C SUV बोल रहे हैं। 2 गाड़ी और बचा है लाइन पे, और उसका नाम अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे, नहीं किया हुआ है, लेकिन करेंगे जल्दी। आप थोड़ा इंतज़ार रखिए। उसमें रजिस्टर हो सकता है सर? अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ और हफ्ता का इंतज़ार चाहिए, हो जाएगा। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च होने को तैयार है। लॉन्च होने से पहले मारुति की कितनी है तैयारी, गुजरात के हंसलपुर प्लांट में क्या है खास, आइए जानते हैं मारुति के टॉप मैनेजमेंट से। तो राहुल सान, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्योंकि अभी विटारा बहुत बार हमने देखा है प्रोडक्शन मॉडल, अब फाइनली इसको अभी देखा है, लॉन्च टाइमलाइन आप कब तक करेंगे, और अभी चार्जिंग इकोसिस्टम पे किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? चार्जिंग इकोसिस्टम एक बहुत अहम मुद्दा है, नहीं तो फिर कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो एक तो हम हर कार के साथ एक होम चार्जर प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, हम भारत के जो सबसे बड़े 100 शहर हैं, उन 100 शहरों में फास्ट चार्जर्स लगाएंगे। और इसके अलावा अगर फिर भी कस्टमर को कुछ दिक्कत आती है, तो हमने एक 24/7 24 घंटे 7 दिन एक इमरजेंसी ऑन रोड असिस्टेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिसमें एक मोबाइल सर्विस वैन, आपको गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है आप एक फ़ोन कर दें, हेल्प मारुति सुजुकी से पहुंचेगी। इससे कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरी उम्मीद है कि BEV अडॉप्शन बढ़ेगा। अब अगर हमने सेल्स तो कर दी, लेकिन सर्विस के बारे में भी कस्टमर्स के मन में बहुत आशंकाएं रहती हैं। उनको दूर करने के लिए हमने क्या किया है कि ऊपर के 100 शहरों में करीब 90% से ज़्यादा EV सेल हो जाती है, लेकिन हम 100 की जगह 10 गुना 1000 शहरों में जाएंगे और अपने सर्विस वर्कशॉप्स को इक्विप करेंगे कि वो कार्स को सर्विस कर पाएँ। और उससे भी गहराई में हम जाएंगे। इन सर्विस वर्कशॉप्स में सारा काम तो मैनुअल, जो टेक्नीशियन है ही इज़ वो क्रिटिकल रिसोर्स है। तो हम ITIs में जा रहे हैं, 100 ITIs 130 ITIs में जाएंगे। उनमें हर साल 4000 सर्विस टेक्नीशियन ट्रेन करेंगे ताकि वो सर्विस टेक्नीशियन बन पाएँ और क्वालिटी से, चाहे इलेक्ट्रिक हो या हाइब्रिड हो, हाई वोल्टेज कोर्स में, वो कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस दे पाए कि उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रिक विटारा है, क्योंकि बहुत ढेर सारे इंडियंस, जब आपने फर्स्ट टाइम दिखाया था, भारत मोबिलिटी में दिखाया था, लोग काफ़ी इंस्पायर्ड हुए, और अब वो समय आ गया है और जहाँ पर ये प्रोडक्शन मॉडल जस्ट आपके पीछे है और रोल आउट भी हुआ, आज 100 से भी अधिक कंट्री में जाने वाला है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं और किस तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, लॉन्च टाइमलाइन? इस प्लांट में 3 लाइंस हैं अभी, 2.5 लाख कैपेसिटी की, तीनों 2.5 लाख कैपेसिटी ईच हैं, तो टोटल 7.5 लाख कैपेसिटी हो गई है। और जो ई विटारा जो बन रही है वो तीसरी लाइन में बन रही है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना सकती है और IC इंजन व्हीकल भी बना सकती है। और हम एक चौथी लाइन भी लगाएंगे जिसकी अगेन 2.5 लाख कैपेसिटी होगी, और ये सिर्फ EV डेडिकेटेड लाइन होगी। अभी तक जो 3 लाइन हैं उसकी 21,000 करोड़ की उसमें इन्वेस्टमेंट है, और वेंडर्स को अगर हम मिलाएं, क्योंकि यहाँ करीब हमारे 100 वेंडर्स भी हैं, वो मिला के 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है हमारी गुजरात में। गाइस, इग्निशन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, क्योंकि हम आपको बताएंगे एथर कब लॉन्च करने वाली है अपनी सबसे सस्ती स्कूटर। ब्रेक के बाद आपका आपके फेवरेट शो इग्निशन में एक बार फिर स्वागत है। एथर ने 30 अगस्त को अपना तीसरा कम्युनिटी डे सेलिब्रेट किया, जहां कंपनी ने नया EL प्लेटफॉर्म को अनवील भी किया। साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट समेत कई अनाउंसमेंट्स भी हुए।
जी बिजनेस ने एथर एनर्जी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत की और जाना क्या है कंपनी का फ्यूचर प्लान और एथर की किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर कब लॉन्च होने जा रही है। आज मैं आपको बेहद ही खास मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं। हमारे साथ एथर के टॉप मैनेजमेंट तरुण मेहता जी हैं और आज एथर कम्युनिटी डे है जहां पर एथर ने अपना न्यू प्लेटफॉर्म शेयर किया है। क्या है नया प्लेटफॉर्म और कंपनी का क्या है फ्यूचर प्लान, तरुण मेहता जी खुद बताएंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स, नया प्लेटफॉर्म है, काफ़ी नई चीज़ें आने वाली हैं। तो ईएल प्लेटफॉर्म क्या है, क्योंकि इसके पहले जब मेरी आपकी बात हुई थी तो उस दौरान आपने बोला था कि आपको सिर्फ वेट करना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो क्या किफ़ायती स्कूटर सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या कैसे क्या चीज़ है? सो ईएल एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म हमारा मानना है कि इंडियन मार्केट एक्सपांड होता चला जाएगा, इंडियन मार्केट प्रीमियमाइज होता चला जाएगा एंड जैसे जैसे स्कूटर मार्केट प्रीमियमाइज होगा लोगों के टेस्ट और नुआंस होते चले आएंगे। एक ज़माना था जब पूरी फैमिली एक स्कूटर खरीदेगी। आज की तारीख, जैसे अगर मैं खुद का परिवार देखूँ तो जब मैं कॉलेज में था, जब मैं स्कूल में था, हमारे पास 4 स्कूटर थे। घर में 5 लोग थे और हमारे पास 4 स्कूटर थे एंड मेरे हिसाब से ये ही हमारा फ्यूचर है। हमारे कंट्री में लोग इंडिविजुअल लेवल पे बहुत प्रोडक्ट खरीदेंगे एंड उतने प्रोडक्ट्स अगर हमें बनाने हैं तो अब हमें एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है जो काफ़ी स्केलेबल हो। तो ईएल प्लेटफॉर्म वो है हमारे लिए। ये एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, ये एक ईज़िली सर्विसेबल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे हमने कॉस्ट कम किया है। यहाँ पे स्टील, हमने एल्यूमिनियम के आर्किटेक्चर की जगह स्टील का फ्रेम यूज़ किया है। हमने एक लोअर कास्ट ट्रांसमिशन डिज़ाइन बनाया है। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे काफ़ी इंटीग्रेशन किया है। एंड रिजल्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट बेटर है, प्रोडक्ट सेफ़र है क्योंकि व्हील्स बड़े हैं इसका व्हील बेस लंबा है एंड ये उसका पहला कंसेप्ट व्हीकल है। सो वी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सर, आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि 2 किलोवाट आवर से लेकर 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक तक इस कॉन्सेप्ट पे आप इस फ्रेम पर बेस्ड व्हीकल्स आएंगी। तो 2 किलोवाट आवर मतलब छोटा बैटरी पैक होगा, जाहिर सी बात है सस्ती। तो किफ़ायती कीमत में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में एथर की तरफ से किफ़ायती इलेक्ट्रिक स्कूटर भी होगी मार्केट में? ज़रूर, क्योंकि आप अगर लास्ट 3 साल का भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो हमारा 3 साल पहले सबसे सस्ता व्हीकल 160 का था। वो 160 से 140 से 120 से 110 पे आए हम। तो एवरी ईयर हमने हमारे प्रोडक्ट्स और अफोर्डेबल बनाए हैं। वी हैव टेकन देम टू मोर कंज्यूमर्स एंड काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स में एंड वो हमारा प्रोग्रेस चलता रहेगा। हमारे हिसाब से 80-90 हज़ार इज़ टू लो, बट अभी भी अपॉर्चुनिटी है। वी कैन गेट क्लोज टू अ लाख एंड ईएल के साथ हम वो करने का ट्राई जरूर करेंगे। सर, सेल्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं, हर महीना आपका एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब इस महीने क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाहन डेटा के अनुसार, या फिर क्या इस महीने कुछ कम हुए हैं या फिर ज़्यादा? इसमें तो हम आगे बढ़े। इस महीने नंबर 2 पोजीशन पे है, 17% मार्केट शेयर है। बट देखिए, वो मेरे हाथ में नहीं है पूरी तरीके से। हमारे हाथ में वो है कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट बनाएं और किस कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएट करें। एंड अगर हमने सही बेट लिया है तो इनफ कंज्यूमर हमें मिलते रहेंगे और हमारा वॉल्यूम ग्रोथ होता रहेगा। मार्केट शेयर काफ़ी अलग फैक्टर्स भी उसमें आते हैं। कौन डिस्काउंटिंग कर रहा है, कौन किसने क्या नया लॉन्च किया है, वो मेरे पूरे हाथ में नहीं है। बट वी आर ग्रेटफुल टू द मार्केट। वी आर ग्रेटफुल, लाइक फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में अब एथर नंबर 1 पे है, गुजरात में एथर नंबर 1 पे है, नॉर्थ ईस्ट में एथर नंबर 1 पे है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर कंज्यूमर्स हु हैव हेल्प्ड अस गेट हियर एंड हम उनके लिए काम करते रहेंगे। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट का, जहां हम आपको बताने वाले हैं गाड़ी के अंदर आने वाली स्मेल को कैसे आसानी से दूर किया जा सकता है। इस मौसम में अगर आप भी कार के अंदर आने वाली बदबू से परेशान हैं, तो आपके लिए ये टिप्स खास रहेंगे। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कार के केबिन को कैसे फ्रेश रखा जाए, कैसे इसे खुशबूदार बनाया जाए। कई बार कार के अंदर जैसे ही हम बैठते हैं तो अंदर एक अजीब सी स्मेल महसूस करते हैं, जिससे कई बार मूड भी खराब हो जाता है। ऐसा दोबारा कभी ना हो, इसके लिए हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो कार के अंदर से स्मेल जा सकती है और आपको फ्रेश फील आएगी। तो आइए शुरू करते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में बात करना। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये बदबू आती कहां से है। कार के अंदर बदबू आने के कई कारण हो सकते हैं।
जैसे कि कार के अंदर चिप्स, चॉकलेट या दूसरे खाने पीने के सामान का इस्तेमाल करना। कई बार खाते समय कुछ टुकड़े कार के अंदर ही रह जाते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद वो सड़ जाते हैं और केबिन के भीतर दुर्गंध फैलने लगती है। कई लोग फ्रूट्स खाने के बाद उनका छिलका कार में ही रख देते हैं, इससे भी बदबू फैलने लगती है। अब सवाल उठता है कि कार के अंदर से स्मेल भगाएं कैसे? तो इसके लिए हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी कार की रेगुलर सफाई करें। जब भी ड्राइव करके आएं, कार के अंदर से सारे खाने पीने के सामान और टुकड़ों को कार से बाहर निकाल दें। कार को लॉक करने से पहले उसके शीशों को थोड़ा सा खुला रखें ताकि अंदर की स्मेल बाहर निकल सके। इसके अलावा कोशिश करें कि आपकी कार खुली जगह पर ही पार्क हो तो बेहतर है। अब आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताते हैं जिनकी मदद से केबिन के भीतर बेहतर फ्रेग्रेंस भी आप पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हर घर के किचन में आसानी से मिल जाता है। बेकिंग सोडा एक घरेलू नुस्खा है जो आपकी कार के दुर्गंध को दूर कर सकता है। आपको बताएं कि जिस तरह बेकिंग सोडा आपके फ्रिज के गंध को सोख कर कम कर देता है, ठीक वैसे ही बेकिंग सोडा आपकी कार की दुर्गंध को दूर कर सकता है। बेकिंग सोडा को एक खुले कंटेनर में डालकर कार के अंदर रख दें। इसके बाद भी अगर दुर्गंध बनी रहती है तो उस बॉक्स को बदल दें। इसके अलावा अगर आप कपूर को क्रश करके एक पोटली में भरकर कार के केबिन के भीतर रखते हैं, कपूर के फ्रेग्रेंस से केबिन के भीतर एक अलग ही खुशबू फैल जाएगी जो आपके सफर को और भी खुशनुमा बना सकती है। हालांकि कार के अंदर बहुत सारे फ्रेशनर्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश थी कि आप घर में ही घर के नुस्खों से ही अपनी कार में एक खुशनुमा एहसास पैदा कर पाएं। तो इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे ऑटो स्मार्ट के अगले सेगमेंट में भी। फिर से मिलेंगे एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ। तो आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।